सभी को नमस्कार। आज हम गर्भावस्था में पोषण अर्थात न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करते वक्त हम सर्वप्रथम ये बताना चाहेंगे कि गर्भावस्था आखिर है क्या, हम गर्भावस्था की गणना किस प्रकार करते हैं, अर्थात गर्भावस्था के संबंध में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। ठीक है। गर्भावस्था किसी भी स्त्री के जीवन की वह अवस्था होती है जब स्त्री के शरीर में एक भ्रूण की वृद्धि और विकास तेजी से होता है। ठीक है। गर्भावस्था को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि गर्भावस्था स्त्री के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। गर्भावस्था ऊतकों में तीव्र निर्माण की वह अवस्था होती है जहाँ के लिए भोजन, विटामिन्स, खनिज लवण, हार्मोन्स की क्रिया के द्वारा 9 मास की अवधि पूर्ण होने पर एक परिपक्व शिशु का जन्म होता है। गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है? गर्भावस्था कहलाती है। अर्थात जब से गर्भधारण स्त्री करती है और जब तक शिशु का जन्म होता है उसका जो समय पीरियड है वह कहलाता है गर्भावस्था। हम इसको इस प्रकार भी गणना कर सकते हैं कि गर्भावस्था 9 कैलेंडर मास या 10 चंद्र मास या 280 दिनों की अवधि होती है। ये ओव्यूलेशन के आधार पर सही गणना की जा सकती है, परंतु ये ज्ञात करना बहुत कठिन होता है कि किस दिन ओव्यूलेशन हुआ है। सामान्यतः मासिक धर्म के बाद 11 से 14 दिन के बीच में ये होता है। चूँकि ओव्यूलेशन की निश्चित दिन हमें पता नहीं होता और 280 दिन के बाद 10 दिन हम प्लस माइनस इसको कर लेते हैं और फिर इसकी हम गणना कर सकते हैं। मतलब गर्भावस्था की 280 दिन प्लस माइनस 10 डेज इज इक्वल टू प्रसव वाला जो समय है वो पूरा कहलाता है गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है उसकी अवधि की गणना एक और तकनीक है जिसे निकल रूल भी कहते हैं। निकल रूल ये है कि अंतिम माहवारी के पहले दिन से 9 माह की गणना करके उसमें 7 दिन और जोड़ दिए जाए तो यह कहलाती गर्भावस्था पीरियड। और ये तकनीक ज़्यादातर कारगर है और गर्भावस्था या गर्भावस्था की जो अवधि है इसकी गणना हेतु प्रायः ये प्रयुक्त भी की जाती है। मतलब क्या है? जब अंतिम माहवारी के पहले दिन से 9 माह की गणना करके उसमें 7 दिन जोड़ना है। ठीक है। मानो कि अपनी मतलब माहवारी 3 तारीख को हुई है तो 3 तारीख से लेकर 9 माह तक की गणना करो और उसमें 7 दिन और जोड़ दो तो क्या होगा? ये गर्भावस्था की अवधि की हम गणना कर सकते हैं। ठीक है। और ये अधिकतर प्रयुक्त में भी लाई जाती है। अच्छा, अब मैं आपको कहना चाहूँगी कि गर्भकालीन अवस्था एक प्रकृति प्रदत्त अवस्था है। इसे हमें कोई बीमारी नहीं मानना चाहिए बल्कि एक विशेष अवस्था भी इसे हम कह सकते हैं। स्त्री ने भगवान ने एक स्त्री को माँ बनने की एक सौभाग्य दिया है। एक स्त्री तभी पूरी होती है जब वह माँ बनती है। और गर्भकालीन अवस्था के 9 माह के समय को हम मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है द पीरियड ऑफ
ओवम जिसे हम डिम्ब अवस्था भी कहते हैं, और ये गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की होती है। ठीक है। दूसरी अवस्था होती है भ्रूणावस्था, जिसे द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो भी कहते हैं, और ये होती है 15 दिन से लेकर 2 माह तक की। ठीक है। फिर तीसरी अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु अवस्था, द पीरियड ऑफ फिटस। ये होती है तीसरे माह से प्रारंभ होती है, और जब बच्चा जन्म लेता है तब तक ये अवस्था होती है। गर्भकालीन अवस्था में माता के शरीर में हम देखते हैं कई तरह के चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस तो हमें बाह्य रूप में दिखाई देते हैं, और कुछ जो चेंजेस हैं वह आंतरिक होते हैं, और जिसे हम महसूस करते हैं और हमें समझ में भी आता है। अब जो चेंजेस देखे जाते हैं उसमें जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस देखते हैं उनमें गर्भवती स्त्री के शरीर में शरीर का जो वजन होता है वह बढ़ जाता है, और मेटाबॉलिक चेंजेस उसमें देखे जाते हैं, और जो पाचन क्रिया संबंधी परिवर्तन भी कई इसमें होने लगते हैं महिला को, और जो यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होते हैं या मूत्र नलिकाएं जो होती हैं उनमें भी कई तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन में भी परिवर्तन आता है। साथ ही में उसकी श्वसन संबंधी परिवर्तन देखे जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस देखे जाते हैं, फिर नर्वस सिस्टम में भी चेंजेस आ जाते हैं, उसकी स्किन में चेंजेस देखे जाते हैं, और उनके स्तनों में परिवर्तन देखा जाता है। उदर प्रदेश और शोभी जोड़ों में भी परिवर्तन आ जाता है। मतलब ये कह सकते हैं चेंजेस इन एब्डोमिनल रीजन एंड पेल्विक जॉइंट्स जो होते हैं उनमें आने लगता है। ठीक है। फिर पेशियों में और कंकाल तंत्र में भी परिवर्तन देखा जाता है। योनि मार्ग, ग्रीवा एवं गर्भाशय जो होता है यूट्रस, उसमें भी कई तरह के चेंजेस देखने में आते हैं। अच्छा, ये सारे जो चेंजेस हैं वह शिशु के बर्थ के कारण आते हैं, उसके बाद ये सब नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, गर्भावस्था में माता का जब आहार आयोजित करते हैं तो इसमें हमें विशेष ध्यान रखना होता है। गर्भावस्था में आहार का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए माता को भी स्वस्थ रहना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। संतुलित आहार के सेवन से स्वस्थ एवं उत्तम माता का स्वास्थ्य रहता है, साथ ही एक गर्भस्थ शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास भी ठीक प्रकार से होता है। देखो बच्चों, कुपोषित जो माता के गर्भ से उत्पन्न बच्चे जो होते हैं वह क्या होते हैं, लो बर्थ वेट वाले होते हैं या कम वजन वाले होते हैं, तथा उनका जो जन्म भी समय से पूर्व हो जाता है। और जैसे कि इन बच्चों को इनमेच्योर शिशु कहते हैं या इनमेच्योर बेबी भी कहते हैं, और ये इनमेच्योर बेबी में जीवन जीने की जो क्षमता होती है वह भी क्या होती है, कम होती है, और इसके कारण कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। अगर वे जीवित रहते हैं तो अनेक प्रकार की उन्हें बीमारियां हो जाती है, जिससे वह अस्वस्थ रहते हैं। ठीक है। गर्भवती स्त्री के आहार संबंधी आवश्यकता साधारण स्त्री जो होती है उसके अपेक्षा बिल्कुल अलग होती है, और क्योंकि इस अवस्था में उसे अतिरिक्त भोजन मतलब पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, इनकी आवश्यकता एक्स्ट्रा होती है। इसलिए गर्भवती माता का आहार नियोजित करते समय हमें विशेष ध्यान देने का
ज़रूरत होती है और कुछ विशेष बातों पर हमें ध्यान भी रहना चाहिए, जैसे कि गर्भवती स्त्री गर्भावस्था के किस चरण में है, मतलब डिंबावस्था में है, भ्रूणावस्था में है, गर्भस्थ शिशु अवस्था में है, क्योंकि प्रथम 3 माह में गर्भवती को अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता इतनी नहीं होती, परंतु जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़ता जाता है उसके शरीर में पौष्टिक तत्वों की मांग भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है। गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में जो है पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता जो है सर्वाधिक होती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसके पोषण की अरेंजमेंट करना चाहिए या नियोजन करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती स्त्री का आहार इस तरह का होना चाहिए जिससे कि उसका स्वयं का तथा गर्भ में पल रहे शिशु का समुचित विकास हो सके। ठीक है। फिर गर्भिणी के आहार में प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन को अधिक मात्रा देनी चाहिए या अधिक मात्रा में सम्मिलित करना चाहिए। वसा और कार्बोज की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए, परंतु बहुत अधिक नहीं बढ़ानी चाहिए। गर्भावस्था में इसके बहुत अधिक सेवन से क्या होगा, उसमें मोटापा आ जाएगा और मोटापा स्वयं एक बीमारी है जिससे उसमें कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः क्या है, वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ानी तो है पर अधिक नहीं, परंतु प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन अधिक मात्रा में देना है। ठीक है। आहार में रेशेदार भोज्य पदार्थ जैसे कि छिलके सहित दाल दो, चौकोर युक्त आटा दो, फल दो, सलाद दो आदि को आहार में सम्मिलित करते हैं। तो रेशे उनके आहार में, रेशे युक्त भोज्य पदार्थ उनके आहार में जाते हैं और रेशों से कब्ज उसकी दूर हो जाती है। सामान्यतः गर्भवती स्त्री में एक कब्ज की शिकायत रहती है, इसलिए रेशेदार युक्त भोज्य पदार्थ उसके आहार में सम्मिलित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कच्ची सब्जियों के सलाद को दोनों समय भोजन में अवश्य रूप से क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। गर्भावस्था में जल अधिक मात्रा में पीना चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में जो आपकी बड़ी आंतें के द्वारा जल का रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको गर्भवती जो स्त्री है उसका आहार संतुलित और पौष्टिक रखना चाहिए ताकि गर्भाशय, गर्भस्थ शिशु, स्तन तथा गर्भनाल जो है उसके विकास में सहायता मिल सके। अच्छा, गर्भावस्था में लौह तत्व की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसकी पूर्ति के लिए आहार में उसे हरे पत्तेदार सब्जियां देना चाहिए। अंडा है, यकृत है, पालक है, बथुआ आदि को आहार में जिसमें भी आयरन ज़्यादा हो उसे सम्मिलित करना चाहिए। अंकुरित अनाजों और दालों को भी आहार में सम्मिलित करना चाहिए। और रात को सोते समय दूध अवश्य रूप से देना चाहिए। दूध में मुनक्के और इसबगुल की भूसी भी दे सकते हैं ताकि उसे कब्ज नहीं हो। और पॉलिश रहित चावल का उपयोग किया जाना चाहिए। कैल्शियम की पूर्ति हेतु दूध और दूध से बने हुए व्यंजन, छाछ, पनीर, शलजम, सेब आदि को सम्मिलित करना चाहिए। पौष्टिक और संतुलित आहार के लिए 7 आहार भोज्य समूह, मतलब जो 7 फूड ग्रुप्स है उसको भोजन में अवश्य रूप से लेना चाहिए पूरे दिन में। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, चना, साग, मेथी, चौलाई की साग आदि देना चाहिए। दूसरा, जैसे दूध और दूध से बने पदार्थ देना चाहिए। उच्च कोटि का प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए। प्राणिज स्रोतों से प्राप्त जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत उच्च क्वालिटी के होते हैं, अतः उन्हें भी आहार में सम्मिलित करना चाहिए। मौसम के फल दिन में 1 या 2 बार देना चाहिए। पूरे दिन में 1 या 2 अनाज या दालें दिन में 3-4 बार देनी चाहिए।
परंतु गर्भिणी को 1-2 बार भरपेट भोजन न ग्रहण करके थोड़ा थोड़ा भोजन क्या है 5-6 बार में देते रहना चाहिए। संपूर्ण दिन का भोजन जो होता है वह हल्का और रुचिकर उसे दिया जाना चाहिए। चोकर-युक्त आटे की रोटी बना के दो, छिलके सहित दाल का उपयोग उसको करना चाहिए। फिर रेशेदार भोज्य पदार्थ जैसे अंकुरित अनाज जिसमें चना, मूंग, साबुत फल, गाजर, टमाटर, खीरे, ककड़ी, प्याज आदि का सलाद आहार में सम्मिलित करना चाहिए। भोजन को बदल बदल कर दिया जाना चाहिए ताकि उसकी रुचि जो है खाने में बनी रहे। गर्भिणी की जो है या गर्भवती माता जो है भोजन को देखकर खाने की इच्छुक हो जाए। मैदे की रोटी या इससे बने व्यंजन बिल्कुल आहार में नहीं सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, कब्ज हो जाएगा। मिर्च मसालेदार अधिक तले भुने भोज्य पदार्थ भी आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो देर से पचते हैं और पाचन संबंधी इससे कई गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। फिर आयोडीन की पूर्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। फिर रात्रिकालीन जो भोजन होता है वह उसको हल्का और सुपाच्य देना चाहिए ताकि उसकी व्यवस्था जो है और जो देते हैं हल्का और सुपाच्य जो भोजन देते हैं उसकी व्यवस्था भी हमें सोने के 2-3 घंटे पूर्व ही कर देना चाहिए। तो इन बातों का जब भी गर्भवती स्त्री का आहार आयोजन करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में रखकर फिर उसका आहार आयोजन करना चाहिए। अब हम गर्भावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग किस प्रकार होती है, कितना प्रोटीन दें, कितना कार्बोहाइड्रेट दें, कौन से न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में उसको देना चाहिए, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आए आपको इतना समझ में कि गर्भावस्था क्या है और गर्भावस्था में जो आहार आयोजन करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हुए आहार का आयोजन करना चाहिए, और साथ ही में गर्भावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जिसको भी हमें आहार आयोजन करते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, धन्यवाद।